Hello class 12th. So again we are back with our chapter 6 staffing. Let's discuss about today's topic. In the previous lecture we have discussed about the aspects of staffing. But as I told you earlier, there were total 3 aspects of staffing. R, S, T. Recruitment, selection and training. We have completed our recruitment, searching the candidate. There were 2 types of recruitment, internal and external. With its types, merits and limitations we have completed in our previous lecture. So today we will start a new aspect of staffing, that is called selection. Selection का मीनिंग भी बेटा हमने स्टाफिंग के प्रोसेस में कर लिया था, बट एक बार रिवाइज करते हुए, व्हाट इज सिलेक्शन? एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट आए थे. रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग द कैंडिडेट. जब भी कंपनी के पास वैकेंसी आती है, कंपनी उस वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट देती है, पूल ऑफ कैंडिडेट हमारे पास अप्लाई करते हैं. तो दिस सर्चिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट सिलेक्शन. जब हमारे पास बेटा ये पूल ऑफ कैंडिडेट आ गए, इन्हीं पूल ऑफ कैंडिडेट में से सिलेक्ट करना, सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट विच केम एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट. दिस सिलेक्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन. तो सिलेक्शन इज सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट out of the pool of candidates. So today we will start selection process. Selection process has beta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 steps. Today we are discussing these 8 steps in the selection process. जब हमारे पास pool of candidates आ गए हैं, रिक्रूटमेंट के टाइम हमने अपनी वैकेंसी की एड दी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, जॉब सीकर्स ने हमारे पास अप्लाई करा. अब हम सबको नहीं रखेंगे, हम कितनों को रखेंगे? जितनों की हमें रिक्वायरमेंट है. उन्हीं रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट होगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन. क्या है बेटा सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, स्मॉल स्क्रीनिंग. व्हाट इज दिस प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मीन्स? द स्क्रीनिंग मीन्स जब हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करेंगे. जो डाटाज हमारे पास आए हैं, जो रेज्यूमेज हमारे पास आए हैं एप्लीकेंट्स के, हम उसमें से छटाई करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे. क्योंकि हमें फर्स्ट स्टेज पे ही जितने अनफिट कैंडिडेट है उनको एलिमिनेट कर देना है. बेटा हम सारी एप्लीकेशंस को आगे लेकर जाएं, हम उनके रिटन टेस्ट लें, फिर बाद में इंटरव्यू लें. इंटरव्यू के टाइम पता चले कि वो कैंडिडेट्स के पास तो वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले हम छटाई कर लेते हैं, हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं उन एप्लीकेशन से जिन एप्लीकेशंस ने हमारे पास, जिन एप्लीकेंट्स ने हमारे पास अप्लाई करा है, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, उसको देखने के बाद हम स्क्रीनिंग कर लेंगे. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग? बेटा ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इज टू एलिमिनेट द अनफिट कैंडिडेट्स. हम पहले स्टेज पे अनफिट कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देंगे. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच दे हैव प्रोवाइडेड इन देयर एप्लीकेशंस. Once we have done the screening, we will move to a next step. This is selection test. The selection test is also known as employment test. NCERT second line में लिखा हुआ है employment test. This is pencil paper test, pen paper test. इस बात से पता चल रहा है पेंसिल पेपर टेस्ट मींस दीज आर रिटन टेस्ट. अब जो हमने स्क्रीनिंग करने के बाद जिन एप्लीकेंट्स को हमने सिलेक्ट करा है, उनके हम कुछ रिटन टेस्ट लेंगे. क्यों लेंगे? बेटा उनके बारे में और जानने के लिए, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए उनके सिलेक्शन टेस्ट या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिए जाते हैं. इन टेस्ट में हम उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे. और ये टेस्ट है, ये 5 तरह के टेस्ट है. आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड: इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड द लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट. इन 5 टेस्ट के बारे में अलग से भी एग्जाम में आ सकता है. 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं. द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस दे कैन आस्क, और दे कैन ऑल्सो आस्क ओनली द टेस्ट रिक्वायर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टेस्ट वन बाय वन. द फर्स्ट टेस्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट. बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट में हम उस कैंडिडेट की IQ, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं. IQ मींस क्या इस तरह के पेन पेपर टेस्ट बनते हैं, यानी रिटन टेस्ट बनते हैं, जिसमें कुछ ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे पर्सन की IQ का पता लगता है. IQ पता लगने से क्या पता चलता है कि पर्सन जो हम कैंडिडेट
हमारे पास अप्लाई करा हुआ है, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके अंदर जजमेंट एबिलिटी है, क्या उसके अंदर डिसीजन एबिलिटी है। तो दीज इंटेलिजेंस टेस्ट, दीज आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये टेस्ट बेटा थोड़े डिफिकल्ट होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन कंपनीज इन्हें कंस्ट्रक्ट करती हैं टेस्ट को, और इनके थ्रू क्या पता चलता है। पहला टेस्ट इंटेलिजेंस, इसमें पता चलता है पर्सन की आईक्यू लेवल। क्यों पता लगा रहे हैं आईक्यू लेवल? टू नो वेदर he or she has the judgment taking ability, the decision making ability or not. The next one is aptitude test. Aptitude tests are taken to check the new skills of an employee, कि पर्सन के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्किल है वो तो ठीक है उसके अंदर जो एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या उसके अंदर कुछ न्यू स्किल सीखने की भी एबिलिटी है या नहीं है। लाइक आपने टाइपराइटर रखना है अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो आपने उस पर्सन के रिटन टेस्ट में टाइपराइटर से रिलेटेड नहीं, टाइपराइटिंग से रिलेटेड नहीं, कुछ कंप्यूटर रिलेटेड चीजें भी पूछ ली, तो कुछ न्यू स्किल्स चेक करने के, या अदर देन दिस स्किल आपने कुछ और उससे पूछ लिया, तो यहां पर हम एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पर्सन की न्यू स्किल्स जानने की एबिलिटी देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो कैंडिडेट हमारे लिए फ्यूचर में सक्सेसफुल है या नहीं है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आर टेकन टू चेक द न्यू स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय। व्हाई? To know their future success score. They will be successful in future or not. After the aptitude test, the another test is personality test. यहाँ पर हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनके आंसर से पता चलता है उनकी पर्सनालिटी, किस तरह उन्होंने आंसर्स पे अपना रिएक्शन दिया। हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे उनकी इमोशंस का पता चलता है, उनकी कुछ वैल्यूज का पता चलता है, और ये टेस्ट क्यों लिए जा रहे हैं? टू नो द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द candidate, though these tests are also difficult to construct. The next test is trait test. Trait test means to check the potentiality of existing skill. बेटा aptitude और trait test में, aptitude में एंड ट्रेट टेस्ट में डिफरेंस भी आ सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में मैंने आपको बताया था पोटेंशियलिटी ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कुछ नया चेक करेंगे, नॉट एग्जिस्टिंग। जिस चीज के लिए वो अप्लाई कर रहा है वो नहीं चेक करेंगे, कुछ उससे हटकर चेक करेंगे। लेकिन ट्रेड टेस्ट में हम उसी चीज को चेक करेंगे जिस काम के लिए उसको रखा जा रहा है। लाइक मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए अप्लाई करा, तो स्कूल में जो मेरा इंटरव्यू हो रहा है वो बिजनेस स्टडीज रिलेटेड हो रहा है। क्लास में मुझे डेमो देने के लिए कहा, 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला। इससे क्या पता चला कि मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं है। मेरी एग्जिस्टिंग स्किल उन्होंने चेक करी, आई एम केपेबल इन माई सब्जेक्ट और नॉट। तो जब भी किसी कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग स्किल चेक करवाई जाती है वो तो होता है ट्रेड टेस्ट। एग्जिस्टिंग स्किल के अलावा किसी और फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए तो वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड द लास्ट टेस्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। Everybody has the fascination for one job as compared to other. बेटा एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट किसी एक काम में ज्यादा होता है, किसी एक काम में कम होता है। तो यहाँ पर हम उनका इंटरेस्ट चेक करते हैं कि उनको किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है। लाइक स्कूल का ही एग्जांपल, मैंने बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड अपना डेमो दिया बच्चों के आगे क्लास के अंदर, वो ट्रेड टेस्ट था। लेकिन अब मेरे अदर देन स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं बेटा। स्कूल खाली पढ़ाने के लिए नहीं है, इट इज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। लाइब्रेरी का काम भी है, स्पोर्ट्स का काम भी है, कल्चरल का काम भी है, मेडिकल का भी है, बच्चों की फूडिंग का भी ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म का भी ध्यान रखना है, बहुत सारे काम है। तो अदर देन ट्रेड टेस्ट, बिजनेस स्टडीज के लिए मुझे रख रहे हैं तो मेरे को डेमो करने के लिए बोला, मेरे को उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए रिटन में, वो तो ट्रेड टेस्ट था। बट अदर देन मेरा इंटरेस्ट जानना चाहेगा कि आप अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या देखना चाहेंगे। तो इंटरेस्ट टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिससे कैंडिडेट का ये पता चलता है कि उनका किस एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये पांचों के पांचों टेस्ट बेटा, दीज आर द रिटन टेस्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और पेपर पेन टेस्ट। आफ्टर द सिलेक्शन टेस्ट we have completed preliminary screening, small examination related to their application. उसके बाद हमने उनके टेस्ट लिए, टेस्ट लेने के बाद हम उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है। व्हाट इज इंटरव्यू? इट इज ओरल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। इंटरव्यू बेटा हमेशा फॉर्मल होता है, बहुत प्रॉपर ओरल होता है। टेस्ट आपके रिटन थे, इंटरव्यू आपका ओरल है। और इन डेप्थ यानी बहुत डिटेल में कन्वर्सेशन होती है किसके बीच में? इंटरव्यूअर, द पर्सन हु इज टेकिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यूई, द पर्सन हु इज गिविंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में कन्वर्सेशन होती है। द इंटरव्यू आस्क द क्वेश्चंस, उसकी
मर्जी है वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो उसकी फील्ड है उससे ओरिएंटेड, अदर देन दैट वो इंटरव्यूअर की मर्जी है। और नाउअडेज अगर इंटरव्यूई भी कुछ पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। तो मेन थिंग इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज वेरी फॉर्मल, इट इज ओरल एंड इन डेप्थ कन्वर्सेशन इज इन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। आफ्टर यू हैव टेकन द इंटरव्यू, उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। क्या मतलब है इसका? जो इंटरव्यू आपसे लेते हैं वो आपसे रेफरेंस मांगेंगे किसी की, जिससे कि आप ही के बारे में बैकग्राउंड चेक करा जा सके। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड मीन्स कि जैसे मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा तो रेफरेंस में मैं किसका नंबर दे सकती हूँ? अगर मैं किसी और स्कूल से आ रही हूँ तो हो सकता है पुराने स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर, मैं फ्रेश हूँ जिस कॉलेज से पढ़कर आ रही हूँ वहां के प्रोफेसर्स का नंबर, या जिस सिटी में रह रही हूँ वहां के नोन पर्संस का। तो रेफरेंसेस बेटा नोन पीपल कहलाते हैं, जिनके एक जाने माने लोग होते हैं, जिनकी सोसाइटी में एक इमेज होती है। तो लास्ट में आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है हु कैन बी एक्ट एज अ रेफरेंसेस। तो एम्प्लॉयज के लिए प्रीवियस कंपनी के एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयज अप्लाई कर रहे हैं तो जिस कॉलेज से आ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, वहां के टीचर्स प्रोफेसर्स का नंबर दिया जा सकता है। तो इस तरह रेफरेंसेस मांगी जाती है। क्यों मांगी जाती है? बैकग्राउंड चेक, जिससे कि आप ही के बारे में और आपका बैकग्राउंड जाना जा सके, उनसे आपके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ली जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद रेफरेंस किसी की दीजिए, जिससे आपके बैकग्राउंड के बारे में और इंफॉर्मेशन हमें मिल पाए, हमें मींस कंपनी को मिल पाए। आफ्टर द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, नाउ द स्टेप इज सिलेक्शन डिसीजन। नाउ देयर इज अ टाइम टू टेक द डिसीजन कि किस एम्प्लॉय को, किस कैंडिडेट को, किस जॉब सीकर को हमें सिलेक्ट करना है। द कैंडिडेट विच हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल्स, जो एक एक करके हर्डल्स को पास करते हुए आ रहे हैं, अब हम सिलेक्ट करेंगे कि उनमें से किसको, अब हम डिसीजन लेंगे कि उसमें से हमें किसे सिलेक्ट करना है। तो दिस इज द रियल पॉइंट, बिकॉज द मेन थिंग इज सिलेक्टिंग द कैंडिडेट आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट। आफ्टर टेकिंग द रिटन टेस्ट, आफ्टर टेकिंग द इंटरव्यू, आफ्टर नोइंग देयर बैकग्राउंड, वी विल टेक द डिसीजन टू whom we have to select. After taking the decision, now there is mandatory in many companies कि we have to do the medical examination of our employees, कि वो medically, physically fit है या नहीं है, तो medical examination भी उनका करवाया जाता है। जिसने भी सारी हर्डल्स पास कर ली और हमें वो कैंडिडेट बिल्कुल सही लग रहा है, अब कंपनी उन्हें जॉब ऑफर करेगी। जॉब ऑफर कैसे करी जाती है बेटा? अपॉइंटमेंट लेटर देकर। कंपनी अब उस कैंडिडेट को, उस जॉब सीकर को अपॉइंटमेंट लेटर देगी कि हमने आपको अपॉइंट कर लिया है, वी आर सेटिस्फाइड विद यू। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर के साथ उस कैंडिडेट को थोड़ा टाइम रिपोर्टिंग के लिए दिया जाएगा। ये नहीं है आपको कल से ज्वाइनिंग करनी है, देयर इज अ सफिशिएंट टाइम गिवन टू द एम्प्लॉय टू रिपोर्ट। तो यहां पर अभी हमने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर दिया है दैट वी हैव अपॉइंटेड यू, और उसको सफिशिएंट टाइम दिया है कैंडिडेट को हमें रिपोर्ट करने के लिए, हमें अपनी कंसेंट या अपना आंसर देने के लिए। Once he have accepted our job, we have offered the job through appointment letter and he has accepted the job through appointment letter. Now there is a time he has accepted our offer. Now there is a time to make a contract of employment. Now there is a need to prepare the contract of employment between the company and the employee. पूरा contract sign होगा, सब documents देखे जाएंगे और इस contract में सब details होंगी बेटा। एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या उसकी सैलरी है, उसकी अगर ग्रीवियंसेस हैं तो कैसे उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जाएगा, हम किन केसेस पे टर्मिनेट कर सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा हमारा, लीव रूल्स क्या होंगे, उनकी उसका वर्क, उसकी ड्यूटी, उसकी डेजिग्नेशन, सब चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएंगी। तो दिस वाज द एंटायर स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग करी, एप्लीकेशंस को देखा, उनके बेसिस पे हमने उन कैंडिडेट के रिटन टेस्ट लिए, टोटल 5 टेस्ट लिए। उसके बाद ओरल इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद हमने उसके बैकग्राउंड को सफिशिएंटली चेक करा कि पर्सन जो हमारे पास आ रहा है उसका बैकग्राउंड सही है, मींस प्रॉपर उसकी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसके बैकग्राउंड के बारे में देखा जाएगा। देन वी विल टेक द डिसीजन टू whom we have to select. After taking the decision, in some of the job there is a need for medical examination to check the person is medically fit or not. Then we will offer a job through appointment letter. If he has accepted our offer, then there is a need to prepare the contract of employment, जिस contract के अंदर company और employees के बीच में सारी terms and conditions लिखी जाएंगी, like date of joining, उसकी salaries, duties, designation,
इन व्हाट केसेस ही कैन बी टर्मिनेटेड, जो भी चीजें हैं सारी उसके अंदर लिखी जाएंगी। तो दिस वाज सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर हमारे बेटा दो एस्पेक्ट खत्म होते हैं। रिक्रूटमेंट हमारा प्रीवियस लेक्चर में खत्म हुआ था और सिलेक्शन में सिर्फ सिलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है जो हमारा कंप्लीट होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल कम टू वन लास्ट एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। The last aspect is training, RST, the third one. Again training का meaning हमने अपने first lecture में पढ़ा था staffing के process में. But again we are discussing what is training. Training is the process of increasing the skill, knowledge, aptitude and ability of an employee so that he perform better. हम अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं। बेटा हमारी कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आई हो, न्यू मेथड्स ऑफ वर्किंग आए हो, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन बदल रही है, तो हमें उन चीजों से इंट्रोड्यूस करवाना है एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज अच्छे हैं लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, उनकी एबिलिटी को इंप्रूव करवाने के लिए हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है। हमारे भी बेटा प्रोफेशन में है, हम टीचर्स की टाइम टू टाइम वर्कशॉप होती है, स्कूल ऑर्गेनाइज कराता है, सीबीएसई ऑर्गेनाइज करती है। वाई? जिससे हमारी स्किल्स और इंप्रूव हो। इन द सेम वे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है टू इंक्रीज द स्किल नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय सो दैट दे इंप्रूव बेटर। अब ट्रेनिंग में हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने ट्रेनिंग में पढ़ना है बेटा बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे बेनिफिट्स दिए हुए ट्रेनिंग के, ये दोनों को दिए हुए। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को क्या फायदा है ट्रेनिंग देने का, और जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है तो एम्प्लॉयज को क्या फायदा है। सबसे पहला बेटा हम स्टार्ट करेंगे कंपनी को क्या फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन को। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू कंपनी टू ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रेनिंग इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल दैट लीड्स टू वेस्टेज। अगर हमारे एम्प्लॉयज ट्रेंड नहीं है तो हिट एंड ट्रायल, वो हिट करेंगे एंड ट्राई करेंगे, मींस ट्रायल एंड एरर मेथड भी कह सकते हैं इसे। काम को खुद करते जा रहे हैं, एरर करते जा रहे हैं, फिर काम को कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इट्स बेटर कि उनको पहले ट्रेन कर दिया जाए, क्योंकि अगर बार बार काम में एरर आएगा तो हमारी रिसोर्सेज वेस्ट होंगी, हमारी मींस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन का पहला बेनिफिट है बेटा एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाए तो वो बार बार ट्राई एंड एरर नहीं करेंगे, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करेंगे, उसका ऑप्टिमम यूज करेंगे बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड। नेक्स्ट वन इज दे विल इंप्रूव बोथ quality and quantity. If our employees will be trained, तो quality wise they will produce better and quantity भी ज्यादा में वो बनाएंगे because they know their work, they are well trained, तो उनकी quantity भी improve होगी, the number of pieces, the production process will increase और जो काम करने की quality है वो भी अच्छी आएगी। Next step, ट्रेनिंग का benefit organization को है equips future manager at the time of emergency के टाइम मींस हमारे एम्प्लॉयज को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब दिखता है कंपनी को उनका कोई मैनेजर है जो काम को छोड़ रहा है। इफ आर एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड, दे आर वेल ट्रेन्ड, तो इमरजेंसी हमारी इस टाइम मैनेजर छोड़ रहा है, हम प्रॉपर रिक्रूटमेंट ऐड देंगे, आएंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो यहां पर कंपनी को एक बेनिफिट है, वो उन्हीं एम्प्लॉयज में से मैनेजर को इक्विप कर सकता है, वहीं से एडजस्ट कर सकता है बिकॉज दिस इज द केस ऑफ इमरजेंसी। तो हमारे ट्रेन्ड एम्प्लॉय भी आगे जाके हमारी मैनेजर की पोजीशन को फिल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंपनी को फायदा, फास्ट चेंजिंग environment
इन्वायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, आए दिन नई टेक्नोलॉजीज है, आए दिन पॉलिसीज बदल रही हैं, तो कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि वो फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, वो उसको अच्छे से एडजस्ट कर ले, उस फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर ले। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल स्टडी द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज। नंबर 1, better career. Obviously, if our employees are trained, they're well equipped with all the techniques, they know the skill how to perform their work, their career will definitely grow. उनका career आगे बढ़ेगा. Next, they will get the chances of promotion. They can get the chances to earn more. अगर हमारे एम्प्लॉयज ट्रेंड है तो उनको आगे जाके प्रमोशन के चांसेस भी मिल सकते हैं, वो और ज्यादा अर्न भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, boost up their morale, means confidence. If we are well trained, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा आगे रहेगा, हम हर काम के लिए इनिशिएटिव लेंगे, आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस हमेशा एम्प्लॉयज का अच्छा रहता है, मोरल बढ़ता है, बिकॉज दे आर वेल ट्रेन्ड इन देयर वर्क. अगर हमें अपना काम नहीं आता, हम उसमें ट्रेन नहीं है, तो कहीं ना कहीं बेटा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे जाएगा. तो अगर एम्प्लॉयज ट्रेंड होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है, उनका मोरल और बढ़ता है. एंड द लास्ट वन इज लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स ऑन मशीन्स. नई टेक्नोलॉजीज है, नई मशीन है, उसको कैसे हैंडल करना है आपने ये तो गाइड नहीं करा अपने एम्प्लॉयज को, तो हो सकता है उनके उन एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं उनके उन मशीन्स पे. बट जब नई टेक्नोलॉजीज आती है, नई तरह की मशीन्स आती हैं, तो बेटा अच्छी कंपनी वही है जो पहले अपने एम्प्लॉयज को उन मशीन्स के ऊपर एडजस्ट करा दे, अच्छे से ट्रेनिंग दे दे, जिससे कि दे आर लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स, उनके उन मशीन्स पे एक्सीडेंट्स ना हो. तो दिस वाज द स्मॉल टॉपिक, बट इट्स इंपॉर्टेंट. ये आ जाता है क्योंकि सेट्स अलग अलग बनते हैं, तो एग्जामिनर को ये अलग अलग क्वेश्चन मिल जाता है. एक सेट में देने के लिए कंपनी को फायदे बताइए ट्रेनिंग देने के लिए, दूसरे में एम्प्लॉयज को फायदा बताइए. तो यहाँ पर एक एग्जामिनर के पास पेपर सेट करते हुए ऑप्शन है. तो ये टॉपिक जो कि आपके फ्री के मार्क्स है, बिकॉज टॉपिक इज इजी, और ये पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा. बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू एम्प्लॉयज. होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ द लास्ट टॉपिक, अभी बेटा ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ, अभी हमने ट्रेनिंग का मीनिंग करा, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स करे कंपनीज को और एम्प्लॉय को. नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, इसके 2 मेथड्स है. नंबर 1, ऑन द जॉब ट्रेनिंग and off the job training. नाम से पता चल रहा है बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, एट द वर्क प्लेस, या फिर लर्निंग while doing. जब ऑन द जॉब आप अपनी जॉब पर हैं, एट द वर्क प्लेस आप काम कर रहे हैं, लर्निंग वाइल डूइंग काम हो रहा है, आप साथ साथ लर्न कर रहे हैं. तो जब आप काम को करते जाते हैं, उसको साथ साथ सीखते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग. लाइक इसका एग्जांपल दे रही हूं आपको, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. फर्स्ट टाइप है ऑन द जॉब का, व्हेन यू आर एट द वर्क प्लेस, आप अपनी काम वाली जगह पर हैं, लर्निंग वाइल डूइंग आप काम कर भी रहे हैं, साथ साथ सीख भी रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लाइक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम.
यहाँ पर क्या ट्रेनिंग है, यहाँ पर ट्रेनीज आर पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। मीन जब इस तरह का काम होता है, लाइक प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रीशियंस का काम, आयरन मेकर्स का काम, तो बेटा इन सब चीजों के इलेक्ट्रीशियन, कभी आपने सुना हम इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहे हैं, हम प्लम्बर का कोर्स कर रहे हैं, इनके कोर्सेज नहीं होते, इसमें आपको काम करने की स्किल सीखनी होती है। कई बार हम घर में भी इलेक्ट्रिसिटी के काम खुद कर लेते हैं क्योंकि उसमें स्किल देखनी है, क्या इसकी एक टेक्निक है। तो ये वाले काम में बेटा जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जिनको ये सीखना है उन्हें कहेंगे ट्रेनीज। ट्रेनीज आर पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। जो इस काम का मास्टर है वो ट्रेनीज उसके अंडर लग जाएंगे, लाइक इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बर का काम, आयरन वर्कर्स का काम। और काम सीखते सीखते, काम करते करते वो उस काम को करने की हाई लेवल ऑफ स्किल्स है, जो भी उस काम करने के लिए स्किल्स चाहिए वो साथ साथ उनकी स्किल्स को सीख जाएंगे। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, उन्हें ज्यादा टाइम लगता है, कुछ फास्ट होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं। बट द मेन थिंग इज कि आपको इस काम में काम करने की सिर्फ स्किल सीखनी है, इसलिए वर्कर्स किसी मास्टर के अंडर लग जाते हैं। आपने देखा होगा शॉप पे कुछ लड़के होते हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे लग गए, वो काम कर रहे हैं उनके साथ, जगह जगह पे जा रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, काम करते भी जा रहे हैं और काम सीखते भी जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसमें वर्कर्स आर पुट या trainees are put under the guidance of master just to know the high skills of doing that work. So this is called apprenticeship training. Second one is internship. Internship आपने सुना होगा, CA का इंटर्नशिप का कहते हैं ना, हमारी आर्टिकलशिप चल रही है। तो इंटर्नशिप इज व्हेन विद योर रेगुलर स्टडीज, आप अपनी स्टडीज के साथ साथ जिस चीज की आप स्टडी कर रहे हैं, सीए की स्टडी कर रहे हैं, लॉयर की कर रहे हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्टडीज के साथ साथ एक टाइम ऐसा आता है कि आपको अपनी स्टडीज के साथ साथ रेगुलर जो आपकी स्टडीज चल रही है उस चीजों को आपको प्रैक्टिकल भी सीखने जाना है। तो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक पे, डॉक्टर्स के अंडर लग जाते हैं। जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी आर्टिकलशिप चल रही है, वो भी जो सीए बन चुके हैं उनके अंडर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। तो दिस इज द ट्रेनिंग विच इज गिवन टू द कैंडिडेट्स अलोंग विद देयर रेगुलर स्टडीज। तो कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटीज वाले अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई वो कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली सीखने के लिए भेजते हैं कंपनीज में, कॉलेजेस वाले कंपनीज में भेजते हैं। व्हाई? जस्ट टू नो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट व्हाट यू आर स्टडिंग। तो दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप, जिसमें एम्प्लॉयज ये ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें कहते हैं इंटर्न्स। वो इंटर्न्स हैं जो जाके उस काम को प्रैक्टिकली सीखते हैं। और इस काम में बेटा इनको बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलता है, जिसे कहते हैं स्टाइपेंड, STIPEND। तो ट्रेनिंग के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। दिस इज अ वेरी लेस अमाउंट बट उन कैंडिडेट्स को मिलता है। इन बोथ द केसेस बेटा काम हो रहा है, साथ साथ काम चल रहा है और वो काम को करते हुए ही साथ साथ सीख रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लर्निंग व्हाइल डूइंग एट द वर्क प्लेस। दिस इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नाउ वी आर कमिंग टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बेटा आपके पास एक ही है सिलेबस में, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डमी ट्रेनिंग। यहां पर एम्प्लॉइज के साथ क्या करा जाता है कि उनको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम्स दिया जाता है, जिसमें उनको सेम फाइल, सेम मटेरियल, सेम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे जाएंगे जो उनको आगे जाके फेस करने हैं। अब इसे ऑफ द जॉब क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस वाज द एट द वर्क प्लेस, दिस इज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। This was learning while doing and this is learning before doing. Very important. At the workplace, on the job, काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं। Away from the workplace, आपको काम वाली जगह पे नहीं सिखा रहे, क्योंकि काम वाली जगह पे जो मशीन्स है वो इतनी टेक्निकल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि अगर आप उन पे डायरेक्ट काम करेंगे, हो सकता है आपकी उन मशीन्स पे एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है हमारी मशीन्स खराब हो जाए। तो इसलिए एट द वर्क प्लेस नहीं है, अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, काम वाली जगह पे नहीं, किसी और जगह पे आपको उस काम को अच्छे से पहले सिखाएंगे, फिर काम वाली जगह पे भेजेंगे। दैट इज वाई बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज लर्निंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले सीख लीजिए। तभी मैंने बोला था वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मीन्स
क्लासरूम्स में सेम फाइल, सेम मटेरियल, सेम इक्विपमेंट, सेम मशीन्स रखी जाएंगी जो फ्यूचर में आपको एक्चुअली यूज करनी है। वहां एक डमी इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाएगा। पहले आप उस इन्वायरमेंट में अच्छे से काम को सीख लीजिए, मशीन्स को समझ लीजिए, कैसे उन्हें ऑपरेट करना है, फिर आपको ये वाली जो एक्चुअल वर्क प्लेस है वहां पर भेजा जाएगा। तभी दिस इज कॉल्ड लर्निंग बिफोर डूइंग। आप पहले सीख लीजिए, फिर आपको काम को करवाया जाएगा। तो दिस इज ओनली इन योर सिलेबस, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. So hope you have understood the chapter. Today we have completed our chapter with the last topic, the types of training. Thank you.